चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, लास्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में उसे एक्सटेंड करेंगे इथेन मॉलिक्यूल पे। ये क्या है हमारे, ये नीले वाले दो कार्बन है। ठीक है, और ये तीन इस पे क्या लगे हैं, एच, सी एच एच, और ये भी क्या है, सी के साथ तीन एच। ये हमारा इथेन मॉलिक्यूल है। अब इसको समझते हैं। ये पेपर में ना आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो। वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट फॉर इथेन मॉलिक्यूल। अभी इथेन मॉलिक्यूल का वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट कराने से पहले ना मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूं कि इसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम की कैसे पता लगेगी। जैसे अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इनके बराबर होता है। तो यहां ध्यान देना, बॉन्ड पेयर में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड देखे थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो यहां ध्यान देना, बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, बीपी में सिर्फ किसको काउंट करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर तो आपको पता ही है, लोन पेयर होता है। तो यहां चेक करो, अगर मैं इथेन की बात करूंगा तो इथेन कैसा दिखता है। इथेन ना टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है। चेक करके देखो, ये वाला कैसा है, टेट्राहेड्रल। अरे अगर इसको मैं फिलहाल यहाँ निकाल देता हूं तो ये टेट्राहेड्रल शेप ही तो है। ठीक है, तो ये इधर की साइड से भी टेट्राहेड्रल दिखता है और इधर की साइड से भी कैसा दिखता है, टेट्राहेड्रल। ये बात समझ पा रहे हो। अगर इसको मैं यहाँ पे बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा ना शो भी कर सकता हूँ, कैसे, ये देखो। इसको शो करने के लिए फोन की परछाई का यूज करते हैं, मतलब इसको ना परछाई के रूप में देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये कैसा सा दिख, मतलब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आपको। ये कैसा सा दिख रहा है, ये देखो परछाई कैसी सी दिख रही है थोड़ी बहुत विजिबल, है ना। तो जैसा ये वहां दिख रहा है ना, वैसा ही मैं इसे ड्रॉ करने वाला हूं। देखो थोड़ी सी और इंटेंस हो जाएगी परछाई। ठीक है, तो ये ऐसा सा आपका दिखता है। अभी हम आते हैं किस पे, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है, सी, इधर सी, एच एच और एच। ठीक है, अब इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड किसी भी एलिमेंट के बीच में, यहां ध्यान देना, मान लो ए है, सिंगल बॉन्ड है बी के साथ, तो ए और बी के बीच में पहला जो बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन मान लो ए और बी के बीच में अगर कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, और अदर बॉन्ड कौन सा है, पाई। अगर मान लो इनके बीच में 3 बॉन्ड होते तो पहला बॉन्ड होता सिग्मा और दो बॉन्ड कौन से होते, दो बॉन्ड पाई होते। ये 2 पाई नहीं है, ये क्या मतलब है, 2 पाई बॉन्ड, मतलब ये वाला भी पाई है और नीचे वाला भी पाई है। ये बात समझ रहे हो। तो अब यहां ध्यान देना कि कार्बन के यहाँ पे एक कार्बन के ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, तो एक कार्बन के अराउंड बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर में 4 सिग्मा हो गए। ठीक है, और लोन पेयर की बात करें तो कार्बन के अराउंड लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो 0। तो 4 सिग्मा पर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया हमारा, 4। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठती है, sp3। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं कौन सा, इथीन मॉलिक्यूल बताऊं, इथीन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो सी डबल बॉन्ड सी, ये H, इधर भी H, ये H और ये भी क्या, H। चेक करके देखो, कार्बन के अराउंड ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये वाला क्या है, पाई। तो यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड पेयर कितने आए, कार्बन के बॉन्ड पेयर आपके आए 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने आए, लोन पेयर तो होता ही नहीं, तो 3 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp2। sp2 क्यों आई, क्योंकि 3 है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। वही अगर मान करके चलो मेरा ये होता C ट्रिपल बॉन्ड C H, तो यहाँ पे एक सिग्मा हुआ, एक सिग्मा, और बाकी दो क्या है, पाई। तो 2 सिग्मा बॉन्ड आए, बॉन्ड पेयर मेरा 2 सिग्मा हो गए, और 2 सिग्मा लोन पेयर मेरा 0, तो हाइब्रिडाइजेशन मेरी क्या आई, sp। तो अगर आपको इनके वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट करने हैं ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इस वाले को आप फटाफट जल्दी से नोट करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। लो भाई, यहाँ ध्यान देना। अब मेरे को इसका करना क्या है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी क्या है मेरा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और क्योंकि इस कार्बन के अराउंड भी सिग्मा 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 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमें करना क्या है, कार्बन तुम्हें पता है कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2, 6 है ना।
तो यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2। ठीक है, अब चेक करो कार्बन के बनने तो 4 बॉन्ड है ना, क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, नहीं है, तो हमारे को एक्साइट कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा, एक्साइट कराना पड़ेगा। तो ये हम कहाँ ले गए, सीधा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया 1s2, 2s1 और 2p3, 1 2 1। और देखो अब यहाँ पे मेरे सिंपल सी बात है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेरे को हाइब्रिडाइजेशन का sp लेना है, sp2 लेना है या sp3 लेना है, ये कैसे पता लगेगा? वो अगर मेरे को ये बात पहले से नहीं पता होगी कि इथेन में sp3 होती है तो मुझे नहीं पता लगेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि इसमें sp3 है इथेन में, अगर आपको नहीं पता होगी ना ये बात तो नहीं पता लग पाएगा। तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ले लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये आ गया एक s और 1 2 3, हो गए ना 4 ऑर्बिटल। जो पहले ये s था ये वाला क्या था, p थे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा sp3। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, sp3। इसका भी क्या नाम हो जाएगा, sp3। इसका भी क्या हो गया, sp3। 1 2 3 4। अब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना और दोनों ही sp3 है, तो इनको हम ऐसे लगाएंगे, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। देखो टेट्राहाइड्रल कैसे लगाया जाता है, अगर आपका टेट्राहाइड्रल यूं लगाना है तो ऐसा कुछ लगेगा, अगर इसको मैं लेटा दूं तो कैसा हो जाएगा, लाइक दिस। तो 3 लोब्स आपको, 4 लोब्स ऐसी बनानी है, एक sp3 ये, एक sp3 ये, एक sp3 ये, एक sp3 ये। ऐसे ही दूसरे कार्बन का भी बनेगा, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3। शेप में ऐसा ही तो दिख रहा था जब मैंने आपको इसकी शेप दिखाई थी अभी परछाई से, तो कुछ ऐसे ही काइंड का तो दिख रहा था मॉलिक्यूल। अब चेक करना, ये sp3 और ये sp3 हाइब्रिड कार्बन का सिग्मा बॉन्ड हो गया। और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1। तो s का एक ऑर्बिटल खाली है ना इसके अंदर, तो s का जो एक ऑर्बिटल खाली है वो आकर के क्या करेगा यहाँ पे, बॉन्ड। तो ये s s s हमारे आ गए, ये इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन। तो ये आपका बन गया C2H6, मतलब इथेन का क्या बन गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दोबारा से एक बार चेक कर ले, कार्बन का पहले हाइब्रिडाइजेशन पता लगाएंगे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। देखो क्योंकि हमारे को 4 बॉन्ड हर बार बनाने होते हैं कार्बन के, और 4 अनपेयर्ड तो होंगे नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अनपेयर्ड, तो एक्साइट कराना यहाँ पे नेसेसरी होगा, वैसे हर बार नेसेसरी नहीं होता। फिर अगर मेरे को पता है sp3 हाइब्रिड है तो sp3 लिया हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर मान लो इथीन मॉलिक्यूल होगा, इथीन में sp2 था तो एक s और 2 p लेते और यहाँ सिर्फ 3 ऑर्बिटल बनते हैं, sp2 sp2 sp2। ये बात समझ में आई? इसे फटाफट नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसका, इथीन मॉलिक्यूल का। इथीन मॉलिक्यूल कैसे होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये तो आपने नॉर्मल देखा है कि इथीन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा हो गया, जबकि ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, पाई। तो अगर यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर में क्या आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर हमारा क्या है 0, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गया। और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 का क्या मतलब होता है, हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो गई, sp2, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, यहाँ ध्यान दो, ये हमारा कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी हमारी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप पेपर में से GSEC नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट। हाँ आप लोग पूरा लिखेंगे, वहां पे खामखा इस बात के नंबर काटे जाएंगे आपके। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका हो जाएगा 1s2 2s2। ये वाली बात तो देखो बिल्कुल सेम है, इस वाले में फर्क नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद एक्साइट कर, क्योंकि 4 बॉन्ड तो यहाँ भी है ना, 1 2 3 4, एक कार्बन के 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो एक्साइट कराने की नीड पड़ेगी, ये मैंने एक्साइट किया, और जैसे ही एक्साइट किया ये हो गया एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p3।
1s2 2s1 2p3। अब चेक करके देखो, क्योंकि यहां मेरे को पहले से पता है इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी, sp2। तो अब देखो पहले भी मेरा s और 3p खाली थे, मैंने sp3 ले लिया था यहाँ पे। यहाँ भी क्या है, एक s और 3p खाली है ना, लेकिन लूंगा क्या, एक s और 2p। तो अगर आपको पहले से ये बात नहीं पता होगी कि sp2 है या sp3 है, तो ये पता नहीं लगा पाओगे, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक s और 2p मिलके क्या बना लेंगे, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बन गए, अब 3 बनेंगे, 1 2। इसका भी क्या नाम होगा, sp2। इसका भी क्या नाम होगा, sp2। इसका भी नाम sp2। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बोलो जी। अब चेक करना, ये p ऑर्बिटल आपका बच गया ना अलग से, अरे बोलो ये बच गया। अब सिर्फ मेरे हाथों को ध्यान देना, ठीक है। मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। और जो sp2 हाइब्रिड होता है ना, वो पंखे की जैसी पंखुड़ियां दिखती है ना 120 के एंगल पे, वैसे अरेंज होता है। तो ये दो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे दिखेंगे, एक इधर एक इधर और एक इधर, पंखे की पंखुड़ियां जैसे। इसका भी ऐसे दिखेगा, एक इधर और एक, अरे समझ में आ रही है। तो ये जो मैंने बॉन्ड टाइप बनाए ना, इनको आप लोब्स बनाएंगे, क्या, लोब्स। तो ये कुछ ऐसा है, कार्बन इधर इधर इधर, और ये भी क्या है, ये एक इधर और एक इधर। ये बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। और मैंने क्योंकि ऐसे बनाने के लिए बोला था, पैरेलल टू जमीन, अरे जमीन के पैरेलल, लेकिन ये बना कैसे है, ऐसा पैरेलल टू दीवार, समझ गए। तो अगर पैरेलल टू जमीन होता तो जो ये तुम्हारा p ऑर्बिटल बचा है ना, ये इस जमीन के पैरेलल के परपेंडिकुलर बनता। कैसे, अगर तुम्हारी कॉपी तो तुमने सपोज ऐसे रखी हुई है, तो तुम कैसे बनाओगे, ये इधर की साइड, इधर की साइड और इधर की साइड, यही तो 3 लोब्स बनाए। तो तुम जो p ऑर्बिटल बनाओगे ना, वो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर बनाओगे। लेकिन क्या मैं इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे खींच सकता हूं, ऐसे नहीं खींच सकता ना। तो मेरे को कहां दिखाना पड़ेगा, ऊपर ये p ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, p ऑर्बिटल, समझ गए। जो इनका तो sp2 और sp2 का क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, और बाकी इनके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। और ये p ऑर्बिटल क्या करेंगे, देखो साइडवेज ओवरलैप होता है ना, अरे बोलो, नहीं आई बात समझ, नहीं आए तो मना कर दो। ये यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3। कार्बन लिया, ये रहा कार्बन, इसके अराउंड एक लोब, फिर इधर एक लोब, इधर एक लोब, यहां भी कार्बन, इधर एक लोब, इधर 2 और लोब, जो इधर वाले लोब आए उन्हें जोड़ दिया, तो ये बॉन्ड बन गया। और sp2 के 3 ऑर्बिटल ये हो गए, 3 ऑर्बिटल ये हो गए। तो एक p ऑर्बिटल बचा है ना दोनों कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन का ऐसे बना दिया, इस वाले कार्बन का भी ऐसे, इन्होंने कर लिया साइडवेज ओवरलैप, बन गया हमारा पाई बॉन्ड, है ना। और जिन्होंने हेड ऑन ओवरलैप करा है, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये वाला बन गया पाई बॉन्ड, ये वाला बन गया सिग्मा, ये भी बन गया सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये भी सिग्मा। अभी आई समझ, नहीं है तो बता दो, हाँ क्या नहीं समझ आया ये बता। चलो मैं ये मान लेता हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं कहता हूं अगर एक कार्बन है, ये p ऑर्बिटल इनके ऐसे हैं, तो ये साइडवेज ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो जो तुमने एक s और ये 2 p ऑर्बिटल लिए हैं, तो क्योंकि 3 ऑर्बिटल थे तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 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 नाम से। तो ये p ऑर्बिटल बच गया ना, तो ये p ऑर्बिटल इस कार्बन पे भी एक बचा हुआ है और इस कार्बन पर भी बचा हुआ है, ये साइडवेज ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। और जो तुम्हारे ये 3 sp2 बने थे, इस कार्बन के भी 3 sp2 हो गए, इस कार्बन के भी 3 sp2 हो गए, इस कार्बन के साथ sp2 क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। और ये वाले जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसे फटाफट लिखो। नेक्स्ट आता है किसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसका, इथाइन मॉलिक्यूल का। यहां ध्यान देना, इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सिग्मा है, बाकी ये वाला क्या है, ये वाला भी पाई है और ये वाला भी क्या है, पाई। तो अगर यहाँ पे 2 सिग्मा है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई,
sp हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो, वही कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। चेक करके देखना रिपीटिशन ही तो हो रही है, रिपीटिशन नहीं हो रही क्या, जो पिछले कॉन्सेप्ट कराए थे वही 1s2 एज इट इज भर दिया, 2s2 भी एज इट इज भर दिया, 2p2 क्या भर दिया, एज इट इज भर दिया। एक्साइटेशन की जरूरत है, हाँ है, क्यों, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड बनने हैं, 4, लेकिन मेरे पास अनपेयर्ड कितने हैं, सिर्फ 2, तो ये क्या करेंगे, एक्साइट कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p3। ये क्या हुआ 2s1 और ये क्या हुआ 1 2 3, ठीक है भाई। अब क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिड है तो यहाँ कौन सा लेंगे, सिर्फ एक s और एक p, sp हाइब्रिड लेंगे, 2 p ऑर्बिटल बच जाएंगे ना, अरे बोलो। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ जाएगा, ये वाला भी sp हो गया और ये वाला भी क्या हो गया sp, इन दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 2 p ऑर्बिटल बच जाएंगे आपके, ठीक है। अगर इसको मैं z एक्सिस को यहाँ पे लिखता हूँ कि z एक्सिस ने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करी है, तो यहाँ पर बच जाएगा px और py। अगर मैं स्पेसिफाई करूंगा कि यहाँ पे y है तो यहाँ py pz और px बच जाएगा। तो फिलहाल z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, जैसा लास्ट क्लास में बताया था। तो ये px और py बचेगा विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो 2 कार्बन लेंगे हम, कौन कौन से, यहाँ चेक करो, 2 कार्बन लिए, दोनों कार्बन के अराउंड 2 लोब्स बनाई, sp sp की बना दी, अरे बोलो। तो ये sp sp ऑर्बिटल के ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब चेक करके देखना, आपके पास 2 p ऑर्बिटल बचे हैं, px और py, दोनों आपस में कैसे होते हैं, कितना एंगल होता है px और py में, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर 2 p ऑर्बिटल में ऐसे वर्टिकल डाल देता हूं तो 2 मेरे को कैसे डालने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, अरे समझ रहे हो, 2 अगर मैं ऐसे यहाँ पे वर्टिकल डाल देता हूँ ऐसे वाले, जिन्होंने क्या बना लिया, साइडवेज ओवरलैप, तो अगले कैसे चाहिए होंगे, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में इधर इधर डालूंगा ना, तो इधर तो डल ही नहीं सकते, तो कैसे करूंगा, इनको टेढ़ा करके दिखाऊंगा, और टेढ़ा करके ऐसे दिखा देते हैं फिलहाल, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है भाई, नहीं आई बात समझ, ठीक है। इसे फटाफट लिखो, ये आपका इथाइन का हो गया। पेपर में इनमें से एक 3 मार्क्स का जरूर आएगा। अगर ये वाला 3 मार्क्स का एक आ गया तो जो मैंने और वीबीटी कराई थी H2O NH3 वगैरह वो नहीं आएगी, अगर वो आ गई तो ये नहीं आएगी, लेकिन वीबीटी का एक कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। इसे फटाफट लिख लो जल्दी से। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान दो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर H2 मॉलिक्यूल। इसमें एक छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता है, ठीक है। वो कहता क्या है कि ये हाइड्रोजन है, सपोज इस हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो सेंटर में 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, सेंटर में क्या है, ये 1 प्रोटॉन है और ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन एक और मेरे पास हाइड्रोजन एटम है जिसका सेंटर में क्या है 1 प्रोटॉन और के शेल के अंदर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, ये के शेल है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन एज अ H एटम तो मिलता नहीं है, वो कैसे मिलता है, एज अ H2 मॉलिक्यूल, है ना। तो तुम्हें पता है हाइड्रोजन को पास लाने के लिए कौन से फोर्सेस रिक्वायर्ड है, यहाँ ध्यान दो। क्या ये वाला प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के साथ उस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अरे करेगा भाई, वो प्रोटॉन है, उसको नहीं मतलब है इलेक्ट्रॉन किसका है। जैसे अगर मैं कहूँ ये लड़का है, क्या ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, नहीं, ये तो किसी को भी देखता है भाई, इसको क्या मतलब है, इसको तो लड़की से मतलब है, इसको रोकना हो तो भाई वो तो रुके ही ना बिल्कुल भी। तो यहाँ ध्यान देना, सिंपल सी बात है, ये प्रोटॉन सिर्फ इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये उसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये इनको पास लाने वाले फोर्स हुए,
ये वाला प्रोटॉन है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या है, इनको पास लाने वाले फोर्स है। अब इनको दूर ले जाने वाला कौन है? दूर ले जाने वाला है ये प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। तो जैसे ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, इन दोनों का क्या होगा, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन का क्या होगा, ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे। देखो ऑपोजिट साइड दूर जाते हैं, दिखा रहे हैं, अरे तो पास, समझ रहे हो फर्क क्या है दोनों में? अगर किसी दो के बीच में ऐसा है मतलब वो पास आना चाहते हैं, अगर किसी दो के बीच में ऐसा है मतलब वो दूर जाना चाहते हैं, ये बात समझ रहे हो? तो ये दोनों प्रोटॉन दूर जाने चाहेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये भी दूर जाना चाहेंगे। फोर्स समझ में आ रहे हैं? अगर मैं इसको HA बोल दूं, इसका HB बोल दूं, ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में है? अट्रैक्टिव फोर्स ध्यान देना, अट्रैक्टिव फोर्स है प्रोटॉन ऑफ A वर्सेस इलेक्ट्रॉन ऑफ B, और क्या है, प्रोटॉन ऑफ B वर्सेस इलेक्ट्रॉन ऑफ A, ये हमारे क्या हुए, अट्रैक्टिव। और अगर मैं बात करूं किसकी, रिपल्सिव फोर्स की, रिपल्सिव फोर्स में प्रोटॉन ऑफ A प्रोटॉन ऑफ B क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, और इलेक्ट्रॉन ऑफ A इलेक्ट्रॉन ऑफ B क्या हो जाएगा, ये भी रिपल्सिव हो जाएगा। समझ रहे हो? होता क्या है कि मैंने मान लिया कि इसके अंदर जितने रिपल्सिव फोर्स हैं उतने ही कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव भी हैं, तो ये क्या करेंगे, ये H एटम अगर बहुत दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी। समझ रहे हो? जैसे कोई इंसान कहता है कि यार अलोन बट हैप्पी, तो सोच रहे जब तू अलोन हैप्पी है तो क्यों पेयर होने के लिए इधर उधर घूम रहा है? तुम कहते हो अलोन हैप्पी है, फिर क्यों किसी के साथ पेयर होने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अकेले जिंदगी बड़ी सूनी सूनी सी हो गई। अभी किसी के साथ रहेगा तो माना कि उन दोनों में अट्रैक्शन होगी, लेकिन कभी कभार झगड़े भी तो हुआ करेंगे। अगर झगड़े बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप। अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या हो गया, दोबारा से पैचअप। लेकिन साथ है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रिपल्शन एक उतने रहेंगे कि दोनों क्या रहे, बैलेंस्ड। बहुत करीब आएंगे तो रिपल्शन, बहुत दूर जाएंगे तो फिर से अट्रैक्शन, फिर से याद आने लग जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, अभी तो फिलहाल ये H एटम दूर है ना, तो दूर है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, और बहुत पास आ जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली ये कहीं इतनी दूर आके सेटअप होंगे कि इनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाए, हाँ, और वो पोजीशन जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाएगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? नहीं आई बात समझ? वो पोजीशन जहां पे इनकी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाए, वहां पे इनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी कॉल्ड इट देयर बॉन्ड लेंथ। अगर वो उससे भी ज्यादा करीब आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन बहुत बढ़ेगी। अगर वो दूर जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो ये वाली बात ध्यान देना। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये जो डायग्राम है ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी क्या है आपकी, जीरो। समझ रहे हो? अभी क्या थे कि ये दो H मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो इनकी एनर्जी तकरीबन क्या थी, जीरो के अराउंड थी। फिर जब ये पास आने लगे, अरे बोलो, पास आने लगे और पास आने लगे, तो इनकी एनर्जी कम होने लगी। और आपको मैंने ये बात बताई है ना कि जब इनकी एनर्जी कम होती है तो ये क्या होने लगते हैं, स्टेबल, और एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबल। तो एक पर्टिकुलर पास आते आते इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जब ये अपना बॉन्ड बना चुके होंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टेबल। यहाँ पे इनकी लीस्ट एनर्जी होगी। अब अगर ये और गलती से पास आने लगे तो इनकी एनर्जी ना बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाएगी। अरे बोलो, बहुत दूर थे, न्यूट्रल थे, कहीं ना कहीं चुलमची कैसे तैसे पास आ ही गए। अब अगर बहुत पास आएंगे तो ये आपका डिस्टेंस है, ये वाला जो एक्सेस है ये क्या है, ये फिलहाल अभी डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर इनके बीच में ज्यादा है तो फिलहाल इनकी एनर्जी बिल्कुल जीरो के अराउंड है। वो पास आने लगे, खुश होने लगे। आपको ये बात पता है ना कि दो एटम अगर बॉन्डेड है तो हमें इनको दूर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, क्योंकि जब ये पास आए होंगे तो इन्होंने एनर्जी
रिलीज करी होगी ना। और अब अगर मैं दोबारा दूर भेजना चाहता हूं तो जो इतना दिस मच अमाउंट एनर्जी रिलीज हो गई है वो उतनी दे करके दोबारा जीरो न्यूट्रल करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? अरे बोलो भाई। हाँ तो सिंपल सी बात है, ये वाला ये इनका वो डिस्टेंस है, जैसे यहां से अगर मैं नापूं ये वो डिस्टेंस है जो इनकी बॉन्ड लेंथ है। अरे बोलो। और अगर ये इनफाइनाइट दूर हो गए तो एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो ये इनकी वो मिनिमम एनर्जी है जिनको मैं क्या बोलता हूं? बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलता हूं? कि इनका ये बॉन्ड बनने पर दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोबारा से तोड़ दें तो इतनी एनर्जी सप्लाई करो, वो अपार्ट हो जाएंगे। समझ गए? समझ रहे हो ना इस बात को? तो यहां ध्यान देना, इसे लिख लो। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। पेपर में डायरेक्टली क्या आता है? पेपर में आता है एक्सप्लेन कर दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। सिंपल एक्सप्लेन करना है दैट व्हेन टू H एटम आर फार अपार्ट, उनके बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स दोनों होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। दे कम क्लोजर, उनकी जो एनर्जी हो जाती है वो मिनिमम हो जाती है, वो उनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है। हाइड्रोजन के केस में अगर मैं बात करूं तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू अगर शायद नहीं भी ध्यान है तो ये वैल्यू होती है 435 समथिंग किलो जूल पर मोल के अराउंड। अब ये 435 है या 426 है ये मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, और क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो अगर आप चाहो तो इसके आगे नेगेटिव भी लगा सकते हो। बस ये 435 क्या बताएगा कि अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है तो इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर दो अलग अलग एटम पास आएंगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ये वाली बात है, समझ गए? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है किसके लिए? फॉर पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब इन द नेक्स्ट क्लास हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। वो खत्म होने के बाद हमारा चैप्टर 4 क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। एक फोर्स वाला पार्ट होता है वो भी चैप्टर 4 में ही आता है, लेकिन मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा और रह जाएगा, फजान रूल भी कराना है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको MOT के बाद। चलो ओके, बाय बाय।